जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट ने तो फिर आज आपको ईदी की पहली किस्त दे दी। अभी कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गो कि मार्केट जो है वो सेंटिमेंटल लेवल से ऊपर क्लोज़ हुई है। रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन ईदी के साथ भी हमने बात की थी कि चूँकि रमज़ान में एक स्पाइक आया करती है, तो 4000 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल भी मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म करेगी। अब कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो मज़ीद जो है इस हवाले से बात होगी। 4000 पॉइंट्स के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से 15 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें तो रफ़ली चूँकि मार्केट का सेंटिमेंट जो था वो पॉज़िटिव था, तो उस पॉज़िटिविटी के नतीजे में हमें पूरी की पूरी मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आई, गो कि इसको बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया। अब देखिए, जो हम सेंटिमेंट्स की अक्सर बात करते हैं ना, अब इस वक़्त अगर हम देखें, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो 1234 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं, उसके बाद ऑयल एंड गैस 921 है और सीमेंट सेक्टर के 504 पॉइंट्स हैं। देन फिर फर्टिलाइज़र के 464 पॉइंट्स हैं। लेकिन मेरी जो है अंडरस्टैंडिंग उसके मुताबिक ज़्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर की है। वो इसलिए कि ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर जो है, ऑयल एंड गैस पहले नंबर पर सिग्निफिकेंस, दूसरे नंबर पर सीमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है, देखने में पॉइंट्स कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो मार पड़ी थी और उसके बाद जो इनके अंदर ये थोड़ी-सी हमें रिकवरी देखने को मिली है, इसका फ़ायदा ये होगा कि इन दोनों का जो सेंटिमेंट है, वो आने वाले दिनों में थोड़ा-सा इसकी वजह से हमें पॉज़िटिव होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ट्रेंड, सेंटिमेंट, जो आपके साइकोलॉजिकल लेवल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अगर हम नज़र के अंदर रखें, तो हमें मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है या मार्केट का जो रवैया है, उसको समझने में आसानी होगी। तो मेरा ये ख़्याल है कि आज सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो ऑयल एंड गैस और फिर जो है वो सीमेंट सेक्टर की है। बाकी आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लास्ट पे अगर हमें व वक़्त मिला तो इंशाल्लाह एफएफसी का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ खबरें हैं उनको शामिल कर लें। पहली खबर जो है म्यूचुअल फंड्स के हवाले से है कि इनके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट्स हैं उसमें फरवरी के महीने में 9% का जो है वो डिक्लाइन आया है। अब पहली चीज़ तो ये है कि ये डिक्लाइन क्यों आया है? और अब आप देखिएगा कि अभी ये जो मार्च का महीना चल रहा है, इसमें इसकी जब रिपोर्ट आएगी अप्रैल के महीने के अंदर, तो उसमें भी आपको मज़ीद डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब ये अगर इसमें से पैसा निकला है इक्विटी म्यूचुअल फंड में से, पहली चीज़ तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि ये जिसमें से पैसा निकला है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में से निकला है। वैसे तो एनर्जी फंड भी होता है, मनी मार्केट का फंड भी होता है, गोल्ड फंड भी होता है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा निकला है और वो पैसा निकल के उसका 2% जो है, उसका जो एक बड़ा हिस्सा कह लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो मनी मार्केट में हमें जाता हुआ नज़र आया। तो लोगों ने यूँ कह लीजिए कि स्टॉक मार्केट में से पैसा निकाल कर उसको मनी मार्केट में इंजेक्ट कर दिया है। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर 1 मिनट आपके पास हो, तो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, आपके काम आएगा। पहली चीज़ कि जो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, उसमें लिंक्ड होती है वो मार्केट के साथ और उसका बेंचमार्क जो है वो केएसई 100 होता है। ये हम अक्सर बात करते रहे हैं। अब जब मार्केट के ऊपर प्रेशर आया और लोगों का पैसा नीचे जाना शुरू हो गया, तो लोगों ने फिर उसमें से अपना पैसा निकाल लिया कि कहीं मज़ीद नीचे ना चला जाए। अब वहाँ से निकाल के उन्होंने अपना पैसा डाल दिया मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड के अंदर। अब मनी मार्केट में होता ये है कि उस उनको चाहे वो इस्लामिक हो या गैर गैर इस्लामिक म्यूचुअल फंड हो, उनको जो प्रॉफ़िट मिलता है, वो शरह सूद के हिसाब से मिलता है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है, उसमें कमी नहीं होती, वो सिक्योर होती है। जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका जो एक्चुअल अमाउंट है वो सिक्योर नहीं होती, वो मार्केट के उतार-चढ़ाव के साथ उसमें कमी या ज़्यादती होती है। तो लोग चूँकि डर गए तो उन्होंने अपना पैसा निकाल कर मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड में डाल दिया। ये सारी की सारी खबर और सारी चीज़ें जो हैं, ये इसी के अंदर यही हैं। बाकी अभी भी जो म्यूचुअल फंड्स के पास जो सबसे बड़ी 5 होल्डिंग्स हैं, वो ओजीडीसी, एफएफसी, पीएसओ, पीपीएल और लकी सीमेंट हैं। ये ऐसी हैं जो कि अभी भी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अपनी 5 होल्डिंग्स जो हैं वो उनको कैरी किए हुए हैं।
क्योंकि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है ना, वो आपका पैसा इनडायरेक्टली जो है वो मार्केट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अपनी उसमें से फीस लेते हैं और मार्केट के उतार-चढ़ाव के साथ ही वो आपको बता रहे होते हैं कि क्या नफ़ा हुआ और क्या नुकसान हुआ। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो मीट की एक्सपोर्ट के हवाले से है। मीट के ऊपर मैंने 1 दिन पहले भी बात की थी कि इस वक़्त जो क्राइसिस है गल्फ़ के अंदर, तो उनकी अपनी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए फूड के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि इस वक़्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि कराची को जो है वो शिप के ज़रिए से लिंक किया जाए गल्फ़ के साथ और यहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाए ख़ास तौर पर फूड के हवाले से। लेकिन आज की जो खबर है वो मीट की जो कार्गो होती है हमारी बाय एयर, उसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो लगाए गए हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी सर्विसेज हैं उनकी तरफ से, तो उन जो हमारे मीट एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने हुकूमत से ये कहा है कि हमारे ये जो चार्जेस में इजाफा हुआ है, ये जो सफरी अखराजात के ऊपर जो हमारे डिलीवरी के चार्जेस हैं उनके ऊपर ये जो इजाफा हुआ है, इससे हमारी प्राइसेस डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मुझे ये बहरहाल ज़ाती तौर पर ये उम्मीद है कि हुकूमत ये लगने वाले जो पैसे हैं, ये जो इंजेक्ट लिए हुआ है, ₹50 का इंक्रीज़ आया है पर केजी, इसके ऊपर जो है वो ज़रूर इक़दामात करेगी कि ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं मीट की वो मुतासिर ना हों। तो अगर ये मुतासिर नहीं होंगी तो इससे इंशाअल्लाह हमारी जो फूड सेक्टर है उसके अंदर हम बेहतरी आती हुई देख सकते हैं। आखिरी खबर जो है जो कि हमने कल भी पढ़ दी थी कि एक जहाज़ जो है वो वॉर ज़ोन में से निकल कर पाकिस्तान पहुँच रहा है ऑयल लेकर, तो वो पहुँच गया है। ये भी कल कल जब ये खबर आई थी, तो फिर उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट जो था वो थोड़ा-सा तब्दील हुआ था। अब एक बात यहाँ पर और फिर हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अगर आप इंटरनेशनली भी ऑयल प्राइसेज़ देखें ना, तो वो कल की निस्बत थोड़ा-सा बेहतर हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो वोलेटिलिटी थी, अब उसमें आहिस्ता-आहिस्ता कमी आ रही है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उसमें आप पाकिस्तान के जहाज़ देख लें, चाइना के देख लें, इंडिया के देख लें, टर्की के देख लें, तो चंद ऐसे ममालिक हैं कि जिनके ऑयल टैंकर्स को ईरान ने गुज़रने की इजाज़त दे दी है और आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से, गो कि उतनी तादाद नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता निकल रहे हैं। अब इसकी वजह से जो सप्लाई और डिमांड का जो फ़र्क जनरेट हुआ था, वो काफ़ी हद तक हमें बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक बात आखिरी यहाँ पर, सप्लाई और डिमांड के अंदर चाहे फ़र्क इतना ना पड़े, लेकिन सेंटिमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। यही चीज़ जो मैं अभी अ, अक्सर औक़ात अभी भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग पीछे, कि मार्केट का सेंटिमेंट होता है। अब देखें, ऑयल का जहाज़ तो वहाँ से निकला कि पाकिस्तान भी पहुँच गया, एक ही पहुँचा है ना, लेकिन ज़रूरत तो हमें इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्या आया? इंडिया के जहाज़ निकले, हमारे निकले, कुछ और ममालिक के निकले। तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस के ऊपर जो सेंटिमेंट था, वो क्या हुआ? वो पॉजिटिव हुआ और उसकी प्राइसेस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आनी शुरू हुई या स्टेबल होना शुरू हुई कि वहाँ से सप्लाई जो है वो आना शुरू हो गई है। ये वो चीज़ें हैं छोटी-छोटी सी जो ये इन मार्केटों को मुतासिर करते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड तो अपनी जगह पर ही है अभी, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। तो इस वजह से मैं अक्सर जो आपसे ज़िक्र करता हूँ ना कि सेंटिमेंट जो है, ये कोई भी मार्केट हो उसके ऊपर बहुत अहम जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो यही वजह है कि सेंटिमेंट की बुनियाद पर दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी अब इस हवाले से जो पैनिक है, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो हमें कमी नज़र आ सकती है। लास्ट पे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले एफएफसी का चार्ट। एफएफसी ने रिसेंटली अपना एक हाई जो है वो प्लेस किया था अराउंड कुछ ₹680 का और उसके बाद से ये आहिस्ता-आहिस्ता गिरना शुरू हुआ। लेकिन इसके गिरने का जो मसला था वो बहरहाल मार्केट के साथ नहीं है, ये तो उससे पहले की बात है। वजह क्या थी, ये थोड़ी-सी स्टोरी अगर मैं आपको सुना दूँ, मैंने पहले भी आपको सुनाई हुई है वैसे। बेसिकली ये जो आपने ये वाली पीक देखी, एकदम से स्पाइक और फिर ये डिक्लाइन, ये क्यों हुआ था? ये बेसिकली था कि एफएफसी का जिस वक़्त रिज़ल्ट आना था, तो लोगों को ये जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ढोल पीटा गया कि जी ये जो है ये बोनस शेयर देने लगे हैं। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर आया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसमें उन्होंने बोनस शेयर अनाउंस नहीं किए। तो वो जो तवक्कुआत जो थी वो पैदा की गई थी, वो पूरी नहीं हुई, तो फिर लोगों ने इसमें से एग्ज़िट लिया।
तो ये थी इसकी स्टोरी। लेकिन उसके बाद फिर वो मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो भी नेगेटिव हो गया, ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया, तो फिर इसके ऊपर जो है वो प्रेशर आता रहा। अब इसके 2 जो हैं वो बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो आप देख रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर जो है वो लाइनें लगा रखी हैं, लेवल्स निकाल रखे हैं। ये जो हम स्टडीज़ बना के रखते हैं ना शेयर्स की, वो इसी तरह से बना के रखते हैं, या लोग अगर हमारे साथ डिस्कस करते हैं, तो हम इसी तरह से ही उनका एनालिसिस बना के रख लेते हैं। फिर उसको हम ट्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं, लगने वाले वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, सेंटिमेंट के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं, फिर उसकी बाय या सेल की कॉल निकालते हैं। कल हमने पेल का चार्ट डिस्कस किया था। अब आज अगर आप देखें, तो इसका एक सिग्निफिकेंट लेवल था ₹490 का। अब इसमें ये 2 मर्तबा इसको ब्रेक कर चुका है, और इस दोनों मर्तबा इसने क्लोजिंग जो थी वो उसके नीचे दी, लेकिन जो नेक्स्ट बनने वाली कैंडल थी उसने इसको कंटिन्यू नहीं किया। ये बात थोड़ी-सी समझ लें आप। कंटिन्यूटी जो है ये बड़ी अहम होती है, चाहे अपसाइड हो या डाउनसाइड हो। ये वाली कैंडल बनी, इसने ये वाला इसको जो है वो इस सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन उससे अगली कैंडल जो है वो इससे ऊपर बनी, एक चीज़। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली, देन अगेन इसमें एक जो है वो नीचे की कैंडल बनी, उसने क्लोजिंग इसके नीचे दी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बनने वाली कैंडल है, उसने इसको कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद बनने वाली तीसरी कैंडल जो है वो पॉजिटिव बनी। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है। सो राइट एट द मोमेंट इसका जो सेंटिमेंट है वो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी जो तवक्कुआत थी बोनस शेयर्स के हवाले से वो पूरी नहीं हुई थी। आज इसमें 1.4 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, ठीक वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम इसको कहा जा सकता है। ₹490 से अगर ये ऊपर ट्रेड करता है, तो यकीनन इसके अंदर जो है वो एंट्री बनाई जा सकती है। क्लोजिंग इसकी ₹493 की है, लेकिन अगर ये अपनी सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, जिस तरह से कि ये माज़ी में भी रिसेंटली माज़ी में भी हमने देखा, तो इसके लिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे होना चाहिए। और अगर ये अपनी इस कंटिन्यूटी को कैरी करता है, जिस तरह से कि मार्केट का मूड ठीक है, तो मुमकिना तौर पर इसका पहला लेवल जो है वो कोई 510 से ₹515 तक का हो सकता है। अगर ये शेयर जो है, ये अपना 1500 सॉरी 515 का जो लेवल है, ये इसका साइकोलॉजिकल लेवल होगा। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है, तो देन इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास एफएफसी है, वो यहाँ पर फैसला करें। देखिए, हमेशा जो बाय और सेल की जो सिचुएशन बनती है ना, वो लेवल्स के मुताबिक करनी चाहिए। अगर आप विदाउट लेवल्स करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे खरीदा, तो चलो यार थोड़ा-सा यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, चलो यार यहाँ पे थोड़ा-सा और ऐड कर लेते हैं। तो वो यहाँ तक ऐड करते-करते वो मार्केट तो आपका सारा पैसा खा जाएगी। फिर आप कभी भी जो है वो ना तो एवरेज कर पाएँगे, और ना ही उस शेयर में से जो है वो कोई प्रॉफिट बना पाएँगे। अब ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें अगर मैं इसको रिकमेंड करूँगा, तो मैं इसको एक इस लेवल के ऊपर करूँगा, या चलें फ़र्ज़ करें, यहाँ से आ गया, एक हमने इस लेवल पर बाय कर लिया, दूसरा हमने इस लेवल पर बाय कर लिया। तीसरे के लिए फिर हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये क्या करता है। गो कि यहाँ पर बाइंग बनती नहीं है, क्योंकि ये पीछे कोई सपोर्ट ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ़ मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। इसलिए लेवल्स जो हैं वो ज़रूर आइडेंटिफ़ाई किया करें बाइंग और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसमें जब हम प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से बात करते हैं, तो वो भी हम लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने शेयर खरीदे और फिर सो जाएँ। सोने वाला काम नहीं है स्टॉक मार्केट में। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। टाइम देख लें ज़रा क्या हो गया? चलें, अभी है टाइम। मेरी कोशिश होती है कि 15 मिनट के अंदर जो है, वो काम निपट जाए। राइट। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर ईदी दे सकती है, और जब तक मार्केट जो है वो अपनी 1,48,000 ये सपोर्ट थी, इससे ऊपर है, हमको नया लेवल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अच्छा, लेवल से मुझे याद आया, मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए कि जी बहुत सारे जो है वो एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो ऊपर के टारगेट्स थे वो सारे के सारे वापस ले लिए हैं। यार देखिए, इतने-इतने बड़े टारगेट्स जो हैं, हमने तो उस वक़्त भी जो है वो बात नहीं की थी जब तक मार्केट अपने पीक पर थी। वजह यही होती है ना कि बहुत लंबी उम्मीद कभी भी नहीं लगानी चाहिए। हमेशा विज़िबल जो लेवल्स हैं, उन्हीं में रहकर काम करना चाहिए। विज़िबल लेवल में जब तक आप रहेंगे, आप मार्केट में बाइंग सेलिंग करते रहेंगे, मार्केट में आपका पैसा घूमता रहेगा,
और उस मार्क पैसा घूमने के नतीजे में वो नया पैसा जनरेट करेगा। अगर आप उसको लेके बैठेंगे कि मार्केट जो है वो 2 लाख 10 पे जाएगी तो मैं बेचूँगा, तो अब अगर आपने कोई भी चीज़ कीप कर रखी थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट 2 लाख पे जाएगी तो मैं बेचूँगा, तो वो फ़र्ज़ करें अगर आपने यहाँ पर एंट्री की थी या इससे नीचे एंट्री की थी, नीचे की एंट्री मान लेते हैं, तो उसके बाद ये जो पीक आई थी और उसके बाद ये जो डिक्लाइन आया है, तो ये जो प्रॉफ़िट था सारा का सारा, ये तो मार्केट खा गई ना आपका। अब तो आपके पास यही प्रॉफ़िट बाकी रह गया जो पहले से आपके पास था। तो ये चीज़ें हैं कि जब अगर आपने मिसाल के तौर पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट का फ़ॉर्मूला है, अगर आपके पास थी, आपने इस लेवल के ऊपर प्रॉफ़िट टेकिंग की होती, इस लेवल के ऊपर प्रॉफ़िट टेकिंग की होती और इस लेवल के ऊपर प्रॉफ़िट टेकिंग की होती, तो फिर पैसा आपके पास हाथ में होता। चाहे आप यहाँ पर री एंट्री कर लेते और यहाँ पर भी री एंट्री कर लेते। तो फिर भी चंद पैसे आपको बचने ही थे, नुकसान नहीं होना था। तो ये चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आजकल जो है ना वो हमें एक तो सिप है, सिप के ऊपर भी इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे वक़्त मिला तो। राइट, आगे चलते हैं जी। अब जो कल हमने बात की थी उसी को ही हम रिपीट करेंगे क्योंकि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट के पास 157 से 158 का ज़ोन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करने में कामयाब होती है तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। यही मार्केट की रेजिस्टेंस है। कल मार्केट यहाँ पर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। कल जो है वो आखिरी दिन है, फिर आगे ईद की छुट्टियाँ हैं, जंग का ज़माना है, क्या खबर आती है, मार्केट उसके बाद ट्यूज़डे वाले दिन खुलेगी, तो बेहतर यही है कि कल प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें और वैसे भी मार्केट के पास जो रेज़िस्टेंस है, इंशाल्लाह कल वहाँ तक मार्केट जा सकती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतने, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है और इसके साथ कमेंट सेक्शन में भी आज हम उसको डाल देंगे कि उसमें अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, अगर आप वो चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर हम ट्रेनिंग कोई अनाउंस करें, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो गूगल फॉर्म फिल कर लें, तो जैसे ही हम कोई ट्रेनिंग जो है उसका आगाज़ करेंगे, इंशाल्लाह वो इंटीमेशन आपको आ जाएगी। बहुत सारे दोस्त इस हवाले से पूछ रहे थे, तो वो गूगल फॉर्म है वो फिल कर देंगे तो आपकी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएँगी। बस जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।